डिबेट में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर है। हेलो एल्केन की प्रतिक्रियाशीलता। जी, और सवाल ये है कि जब एक हैलो एल्केन किसी रिएक्शन से गुजरता है तो उसका अंजाम क्या होगा? मतलब क्या वो सब्स्टिट्यूशन करेगा या एलिमिनेशन? और इस अंजाम का असली निर्देशक कौन है? क्या ये अणु की अपनी बनावट है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, या फिर बाहरी हालात जैसे तापमान, सॉल्वेंट, ये सब इसे तय करते हैं? बिल्कुल। और ये सवाल हमारी स्रोत सामग्री के बिल्कुल केंद्र में है। मैं आज ये पक्ष लूंगा कि अणु की संरचना, उसका सबस्ट्रेट ही एक तरह से उसकी किस्मत तय करता है। स्ट्रक्चर इज डेस्टिनी। और मेरा नजरिया ये है कि संरचना तो बस संभावनाएं बताती है। असली खेल तो बाहरी परिस्थितियों से, यानी रिएक्शन कंडीशन से ही तय होता है। कंडीशंस आर किंग। कौन कौन से रास्ते खुले हैं और कौन से हमेशा के लिए बंद है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है टर्शरी हैलाइड। आप सोचिए, एक टर्शरी हैलाइड एक भीड़-भाड़ वाले कमरे की तरह है जिसके बीच में कार्बन है। SN2 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आकर उस पर हमला करना होता है, लेकिन टर्शरी हैलाइड में उस रास्ते में 3 बड़े-बड़े एल्काइल समूह खड़े हैं। वहाँ इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि न्यूक्लियोफाइल के लिए अंदर घुसने की कोई जगह ही नहीं है। अब कोई भी बाहरी स्थिति इस फिजिकल रियलिटी को तो नहीं बदल सकती। दरवाज़ा बंद है तो बंद है। कभी SN1 रास्ते पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा वो इतना अनस्टेबल होता है मानो आप कागज के खंभे पर कोई इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। यह असंभव है। तो देखिए, खेल के नियम तो संरचना ही लिखती है। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। आपने कहा कि संरचना नियम लिखती है, मैं कहती हूँ कि संरचना सिर्फ खेल का मैदान तय करती है। असली खेल तो खिलाड़ी यानी एक्सटर्नल कंडीशंस खेलते हैं। आपका टर्शरी हैलाइड का उदाहरण बिल्कुल सही है कि SN2 का दरवाजा बंद है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके लिए SN1, E1 और E2 के दरवाजे तो खुले हैं। अब इन 3 दरवाजों में से कौन सा खुलेगा, इसका फैसला कौन करेगा? संरचना? नहीं, इसका फैसला करेंगी स्थितियां। अगर आप एक कमजोर बेस और एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे पानी लेती हैं तो आप SN1, E1 को बढ़ावा देंगी। लेकिन अगर आप उसी टर्शरी हैलाइड को एक मजबूत बेस के साथ गर्म कर दें तो आप E2 रिएक्शन को मजबूर कर देंगी। मैदान वही है, खिलाड़ी बदलते ही पूरा खेल बदल गया। और सेकेंडरी हैलाइड्स तो इसका सबसे शानदार उदाहरण है। वे तो एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां SN1, SN2, E1, E2 चारों रास्ते खुले हैं। वहां तो मतलब पूरी तरह से स्थितियों का ही राज चलता है। तो फिर आप इस विरोधाभास को कैसे समझाएंगी कि मैं एक टर्शरी हैलाइड के साथ दुनिया की सबसे बेहतरीन स्थितियां बना दूं, सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल, सबसे आदर्श विलायक, सब कुछ, फिर भी SN2 प्रतिक्रिया नहीं होगी? अगर स्थितियां ही राजा हैं तो वे इस संरचनात्मक दीवार को क्यों नहीं तोड़ पाती हैं? यह साफ दिखाता है कि संरचना एक वीटो पावर रखती है। वो कुछ रास्तों को शुरू होने से पहले ही खारिज कर देती है। स्थितियां सिर्फ उन्हीं विकल्पों में से चुन सकती हैं जो संरचना ने उन्हें दिए हैं। वीटो पावर? मैं मानती हूँ कि स्ट्रक्चर वीटो पावर रखती है, लेकिन सिर्फ SN2 जैसे एक खास मामले में। ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, और जहाँ भी कंपटीशन है वहाँ स्थितियों की ही चलती है। आपने कहा टर्शरी हैलाइड में SN2 नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हमने स्थितियां ऐसी बनाई कि SN1 और E1 के बीच मुकाबला हो। दोनों ही एक कॉमन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन से होकर गुजरते हैं। अब यहाँ पर फैसला कौन करेगा? यहाँ पर तापमान, टेम्परेचर एक बहुत बड़ा निर्णायक बन जाता है। तापमान की बात करना दिलचस्प है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पक्ष को मजबूत करता है। क्यों नहीं? जरा सोचिए। स्रोत साफ कहता है कि गर्मी विलोपन का पक्ष लेती है, मतलब हीट फेवर्स एलिमिनेशन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये थर्मोडायनामिक्स का एक गहरा सिद्धांत है। प्रकृति हमेशा ज्यादा विकल्पों और आज़ादी की तरफ झुकती है, जिसे हम विज्ञान में एंट्रोपी कहते हैं। जब एक अणु सब्स्टिट्यूशन में एक ही अणु बनाता है तो आज़ादी में कोई खास बदलाव नहीं होता,
लेकिन जब एक अणु टूटकर 2 या 3 अणु बनाता है, यानी एलिमिनेशन में, तो आप सिस्टम को ज़्यादा आज़ादी दे रही हैं, ज़्यादा क्योस पैदा कर रही हैं। गर्मी इसी आज़ादी को, इसी क्योस को ऊर्जा देती है। इसीलिए जब भी आप किसी रिएक्शन को गर्म करते हैं, तो आप उसे तोड़ने यानी विलोपन की तरफ एक मजबूत धक्का दे रहे होते हैं। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। यहाँ स्थिति यानी तापमान एक मौलिक नियम का इस्तेमाल करके नतीजा तय कर रही है। ये एक आकर्षक तर्क है, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखूंगा। तापमान उन रास्तों के बीच के संतुलन को बदलता है जो संरचना ने पहले से ही मुमकिन बनाए हैं। ये कोई नया रास्ता नहीं बनाता जो संरचनात्मक रूप से असंभव था। अगर संरचना सिर्फ SN2 की इजाज़त देती है, जैसे मिथिल हैलाइड के केस में, तो गर्मी सिर्फ रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाएगी, वो कोई जादुई तरीके से इवन रिएक्शन शुरू नहीं कर देगी। तापमान एक वॉल्यूम नॉब की तरह है। आप आवाज़ तेज या धीमी कर सकते हैं, लेकिन आप गाना नहीं बदल सकते। गाना तो संरचना ने ही चुना है। ये सिर्फ एक एम्पलीफायर है, डायरेक्टर नहीं। पर क्या हो अगर बाहरी स्थिति सिर्फ वॉल्यूम ना बदले, बल्कि पूरा साउंड सिस्टम ही बदल दे? विलायक, एक सॉल्वेंट, यही काम करता है। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। अगर आप पानी या अल्कोहल जैसा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसा विलायक जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर आयनों को घेर सकता है और उन्हें संभाल सकता है, तो आप SN1 और E1 रास्ते के लिए एक लाल कालीन बिछा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रास्ते एक अस्थिर कार्बोकेटायन पर निर्भर करते हैं, जिसे आपका विलायक सहारा दे रहा है, उसे स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन अगर आप उसी रिएक्शन को एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन में कराते हैं, जो आयनों को इस तरह नहीं घेर सकता, तो अचानक SN2 रास्ता ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपका न्यूक्लियोफाइल ज्यादा आज़ाद और ज्यादा ताकतवर है। एक ही सबस्ट्रेट, एक ही तापमान, सिर्फ विलायक बदला और आपको बिल्कुल अलग प्रोडक्ट मिल गया। ये कैसे हो सकता है अगर संरचना ही सब कुछ तय कर रही है? नहीं, यहाँ भी विलायक एक सहायक की ही भूमिका निभा रहा है। यह उन तंत्रों को सपोर्ट कर सकता है जो स्ट्रक्चरल रूम से पहले से ही संभव हैं। आपका ही उदाहरण लेते हैं। एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक प्राइमरी हैलाइड को SN1 रास्ते पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा वो इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि विलायक चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे बचा नहीं पाएगा। विलायक सिर्फ संरचना द्वारा खींची गई सीमाओं के अंदर ही काम कर सकता है। वो एक अच्छे कोच की तरह हो सकता है जो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सुधार दे, लेकिन वो एक कमजोर खिलाड़ी को चैंपियन नहीं बना सकता। खिलाड़ी की अपनी क्षमता यानी संरचना सबसे ज्यादा मायने रखती है। मुझे लगता है हम एक और जरूरी खिलाड़ी को भूल रहे हैं, अ न्यूक्लियोफाइल और बेस इटसेल्फ। हम जिस चीज से हमला कर रहे हैं उसकी प्रकृति भी तो एक बाहरी स्थिति है। सोचिए, हम लैब में हैं, हमारे पास 2-ब्रोमोप्रोपेन है, एक सेकेंडरी हैलाइड। अब हमारा मकसद है इससे एल्कीन बनाना, यानी एलिमिनेशन करना। हम क्या करेंगे? क्या हम 2-ब्रोमोप्रोपेन की संरचना बदलेंगे? नहीं, हम बॉटल से एक मजबूत और बड़ा बल्कि बेस निकालेंगे, जैसे पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। ये बेस इतना बड़ा है कि वो कार्बन पर हमला करके सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता। स्टेरिक हिंड्रेंस उसे रोकती है। तो वो क्या करता है? वो बाहर से ही एक प्रोटॉन पकड़कर भाग जाता है और एलिमिनेशन हो जाता है। अब मान लीजिए हमें उसी 2-ब्रोमोप्रोपेन से अल्कोहल बनाना है। हम क्या करेंगे? हम एक छोटा मजबूत न्यूक्लियोफाइल लेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तापमान कम रखेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन होगा। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। हमारा पूरा नियंत्रण स्थितियों पर था, सबस्ट्रेट पर नहीं। आपका लैब का उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरे ही तर्क को साबित करता है। आप एक बल्कि बेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप सबस्ट्रेट की संरचना की अंतर्निहित प्रवृत्तियों को जानते हैं। आप जानते हैं कि एक सेकेंडरी हैलाइड दोनों रास्तों पर जा सकता है, इसलिए आप चालाकी से एक ऐसा रिएजेंट चुनते हैं जो एक रास्ते को बंद कर दे और दूसरे को खोल दे। आपका ये फैसला सबस्ट्रेट की संरचना की समझ पर आधारित है। आप ये भी जानते हैं कि एक टर्शियरी हैलाइड के साथ SN2 की कोशिश करना वक्त की बर्बादी है, चाहे आप कितनी भी चतुराई से स्थितियों को बदल दें। संरचनात्मक नियम पहले आते हैं, वे भौतिकी के नियमों की तरह हैं।
आप उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। स्थितियां उन नियमों के भीतर काम करने की सिर्फ एक रणनीति है। तो आपके हिसाब से एक केमिस्ट सिर्फ संरचना का गुलाम है जो पहले से तय नियमों का पालन कर रहा है। मेरे लिए जो कारक सबसे ज्यादा परिवर्तन और नियंत्रण देता है वही प्रमुख है, और वो कारक हैं बाहरी स्थितियां। एक अच्छा केमिस्ट वही है जो एक ही स्टार्टिंग मटेरियल से अलग-अलग कंडीशंस का इस्तेमाल करके 10 अलग-अलग प्रोडक्ट्स बना सके। यही तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की खूबसूरती है। संरचना एक स्थिर कैनवास की तरह है, लेकिन असली कलाकारी तो तापमान, विलायक और अभिकर्मकों के रंगों से ही होती है। और मेरे लिए जो कारक संभावनाओं के दायरे को ही परिभाषित करता है वो प्रमुख है। एक आर्किटेक्ट पहले इमारत का ब्लूप्रिंट बनाता है, यह संरचना है। इसके बाद आप तय कर सकते हैं कि कमरों में कौन सा रंग होगा या फर्नीचर कैसा होगा। ये स्थितियां हैं, लेकिन आप आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई दीवारों को नहीं हटा सकते। नाटक की पटकथा संरचना द्वारा लिखी जाती है, स्थितियां केवल अभिनेताओं की परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत बदल सकती हैं। इस पूरी बातचीत के बाद मेरा नजरिया और भी मजबूत हुआ है। सबस्ट्रेट की संरचना प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी ही हैलोएल्केन की प्रतिक्रिया की बुनियाद है। यही वो ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि कौन से रिएक्शन पाथ सैद्धांतिक रूप से संभव हैं और कौन से पूरी तरह से वर्जित हैं। बाहरी स्थितियां बेशक बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे सिर्फ इन पहले से तय विकल्पों के बीच के नाजुक संतुलन को इधर-उधर झुकाती हैं। वे असंभव को संभव नहीं बना सकती। और इस चर्चा ने मेरे विश्वास को और पुख्ता किया है कि असली नियंत्रण बाहरी स्थितियों के हाथ में है, खासकर जब मुकाबला होता है, जैसा कि सेकेंडरी हैलाइड्स के मामले में होता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही आम सिनेरियो है। तब बेस की ताकत, विलायक की प्रकृति और तापमान ही तय करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। जैसा मैंने कहा, एक प्रैक्टिकल केमिस्ट का काम ही स्थितियों में हेरफेर करना है, न कि सबस्ट्रेट की संरचना में। यही उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो शायद हम कह सकते हैं कि ये संरचना बनाम स्थितियों का मामला नहीं है। शायद ये संरचना और स्थितियों का नृत्य है। संरचना संगीत प्रदान करती है और स्थितियां उस संगीत पर नृत्य के स्टेप्स तय करती हैं। आप संगीत के बिना नृत्य नहीं कर सकते, और नृत्य के बिना संगीत एक तरह से अधूरा है। हाँ, शायद हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू देख रहे हैं। संरचना के बिना आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, और स्थितियों के बिना उन विकल्पों में से चुनने का कोई तरीका नहीं है। असली महारत शायद इसी में है कि आप जानें कि किस सबस्ट्रेट के साथ कौन सी स्थिति सबसे अच्छा काम करेगी। ये स्पष्ट है कि इन प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी और नियंत्रण के लिए दोनों कारकों की गहरी समझ जरूरी है, और स्रोत सामग्री में इस गतिशील संतुलन पर और भी बहुत कुछ जानने को है।